और जोहार, आप लोग का अल्फा एस स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं भारत में संवैधानिक विकास। इसके तहत हम लोग देखेंगे रेगुलेटरी एक्ट से आरंभ करेंगे और 1947 के एक्ट तक समाप्त करेंगे। और उसे और इस टाइम रहा तो और भी देख लेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजों का भारत में कहाँ से विजय हुआ, किस तरह लोग कब्जा किए भारत को। तो ये रहा आपका भारत में संवैधानिक विकास का क्रम देखेंगे। इससे पहले देखते हैं अंग्रेजों का भारत विजय, किस तरह अंग्रेज लोग भारत में विजय आरंभ किए वो देखते हैं। प्रथम जो चरण था अंग्रेज लोग का वो प्लासी का युद्ध था 1757 में। ये युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य होता है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या होता है, जो मीर जाफर होता है, मीर जाफर ये होता है आपका सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, लेकिन क्या करता है, गद्दारी कर देता है, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला वो हार जाता है और सिराजुद्दौला युद्ध छोड़ के भागने लगता है। और वहाँ क्या करता है, मीर जाफर का पुत्र मीर मीरान द्वारा इसे पकड़कर मार दिया जाता है। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का अंग्रेज लोग नवाब बना देते हैं और यहाँ से क्या होता है, बंगाल के नवाब का निर्माणकर्ता अंग्रेज बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद युद्ध होता है आपका द्वितीय चरण का बक्सर का युद्ध 1764 में। इसमें क्या होता है, इसमें एक त्रिगुट का निर्माण किया जाता है और अंग्रेज लोग से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ भी त्रिगुट हार जाते हैं। कौन कौन त्रिगुट में होते हैं? इस त्रिगुट में बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब जो होता है सिराजुद्दौला, और एक होता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, त्रिगुट का निर्माण करते हैं, त्रिगुट का निर्माण करते हैं। और अंग्रेजी जो सेनापति होता है उधर से नेतृत्व करता कौन, हेक्टर मुनरो द्वारा युद्ध में लड़ते हैं, लेकिन हेक्टर मुनरो क्या करता है, इन लोगों तीनों को त्रिगुट को युद्ध में हरा देते हैं। यहाँ से अंग्रेज लोग बक्सर युद्ध भी जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तृतीय चरण में होता है दीवानी अधिकार 1765 में प्राप्त होता है। यहाँ कहाँ होता है, ये मुगल सम्राट के साथ क्या करता है, एक संधि करता है जिसे कहते हैं हम लोग इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के तहत इन लोगों को, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है चरण है, चौथा चरण जो होता है वो है 1772 में। यहाँ पे होता है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा क्या कर किया जाता है, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है और पूरा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुसत्ता स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ से अंग्रेजों का कब्जा आरंभ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 1773 में रेगुलेटरी एक्ट तैयार होता है। आइए देखते हैं किस तरह तैयार होता है, इसमें क्या क्या नियम कानून होता है। आइए अब हम लोग करते हैं रेगुलेटिव एक्ट 1773। इस एक्ट में क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है, बंगाल के जो गवर्नर होता है पहले गवर्नर होता है बंगाल का गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स ही होते हैं, लेकिन अब यहाँ क्या करते हैं, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दे दिया जाता है। क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दिया जाता है किसको, वारेन हेस्टिंग्स को, यानी कि बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। बंगाल का जो गवर्नर होता है कौन, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बढ़ते आगे हम लोग, देखिए ये है वारेन हेस्टिंग्स आपका, ठीक है। अब गवर्नर जनरल परिषद का एक गठन किया जाता है और गवर्नर जनरल के अतिरिक्त इसमें एक 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए गवर्नर जनरल जो अध्यक्ष होता है, जो गवर्नर जनरल होते हैं वो वारेन हेस्टिंग्स होते हैं और इसके 4 सदस्य होते हैं और ये चारों पाँचों मिलकर बनता है गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। वही गवर्नर जनरल परिषद, वही गवर्नर जनरल परिषद में गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं। ये 4 सदस्य होते हैं और इनका जो 4 सदस्य जो है, प्रथम 4 सदस्य कौन कौन से, फ्रांसिस, मॉनसन, क्लेवरी और बारवेल, ठीक है। ये 4 सदस्य आपका आरंभिक 4 सदस्य होते हैं। आगे में देखते हैं बंगाल के प्रशासन का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया जाता है। बंगाल का जो भी प्रशासन होता है किसको दिया जाता है, गवर्नर जनरल को दिया जाने में। वारेन हेस्टिंग्स पूरा बंगाल का देखरेख पूरा करता है, वही पूरा शासन करता है बंगाल में, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं कलकत्ता में। इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, स्थापना किया जाता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि कुल 4 न्यायाधीश होते हैं। उसमें कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं कौन होते हैं, सर जॉर्ज इल्जा इम्पे उसमें से अध्यक्ष होते हैं, और 3 जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, पहला होता है चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लीजिए मुख्य न्यायाधीश कौन होता है यहाँ पे, सर जॉर्ज इलिजा इम्पे। सर जॉर्ज इलिजा इम्पे जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय बनता है, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बनता है, उसका जो प्रथम न्यायाधीश जो होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो होता है सर जॉर्ज इलिजा इम्पे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट होते हैं। तो इतना ही पढ़ना था। और इसमें से एक हल्का सा संशोधन होता है किसमें, रेगुलेटरी एक्ट में। और इसमें क्या होता है, बंगाल के जो गवर्नर है जनरल है उसको मद्रास और बम्बई, सॉरी यहाँ मुंबई हो गया है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर का अधीक्षक का अधिकार दे दिया जाता है, यानी कि सुप्रिंटेंडेंट करने का अधिकार दे दिया जाता है। और एक नोट्स में आप लोग बता दें हैं, ये प्रथम को गवर्नर जनरल होता है जिस पर महाभियोग चलाया जाता है, वो वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन होता है, तो पिट्स उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है और वहाँ पे एक संसद में संशोधन लाता है और जिसके तहत वो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता है। रेगुलेटरी एक्ट में संशोधन होता है, ये हो गया आपका पिट्स। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का, नए संगठन का गठन किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कब हुआ, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का। ठीक है, नए निकाय का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य शामिल होते थे। किस चीज़ का गठन किया गया, लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का, एक नए संगठन का गठन किया जाता है जिसमें 6 सदस्य शामिल होते थे। कौन कौन शामिल होते थे, आइए देखते हैं। एक सदस्य जो होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और एक सदस्य जो होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कराने की वित्त मंत्री या वित्त सचिव, इसमें से कोई एक शामिल होते थे, हो गए 2। और 4 जो सदस्य होते थे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल होते थे। तो नेक्स्ट है इस अधिनियम से, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम 1784 से। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य अलग कर दिया जाता है। क्या क्या आता है, कंपनी के व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया जाता है। उसको नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाता है। जितना प्रशासनिक नियंत्रण जो अधिकार होता है प्रशासनिक देखरेख का, सरकार चलाने का, उसको किसे देता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाता है अधिकार। और व्यापारिक कार्य को क्या कर दिया जाता है, उसका अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया जाता है। आज भी देखते हैं कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर अधिकार देता है व्यापारिक मामले को देखरेख करने के लिए, और प्रशासनिक मामलों को देखरेख करने के लिए देता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाता है। आगे देखते हैं उसमें क्या होता है फिर, गवर्नर जनरल परिषद में है क्या किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट में। गवर्नर जनरल में उसमें आप देखेंगे रेगुलेटरी एक्ट में 4 सदस्य होते हैं। अब यहाँ इस एक्ट से क्या करता है, पिट्स इंडिया एक्ट से जो गवर्नर जनरल परिषद के जो सदस्य होते हैं 4 थे, उनको घटाकर 3 कर दिया जाता है। और आंतरिक मत देने का अधिकार जो होता है गवर्नर जनरल को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहाँ वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया जाता है, तो फिर वहाँ को जो दूसरा गवर्नर जनरल को नियुक्त किया था तो बोलता है कि हम तो नहीं जाएंगे जब तक हमको एक अधिकार नहीं दोगे कुछ। तो वही दिया जाता है कि आप वहाँ को बनाया जाता है, उसको बोलता है कि अब तुमको हम पहले मत देने का अधिकार देंगे। ठीक है, तो वही बोलता है। और वहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब आता है, 1786 में। ठीक है, तो इसमें एक सदस्य को घटा दिया तो 3 सदस्य हो गए और एक गवर्नर जनरल होता 4, अब इसमें 4 होते हैं। ठीक है, अब तो क्या होंगे, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला मत देगा तो कोई ना कोई एक तो इसके साथ देगा, तो 2 बाय 2 हो जाएगा, तो इस पर फिर कोई आंच नहीं आएगा। और क्या किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ जब आया तो उसको बोला कि तुमको कास्टिंग वोट करने का नहीं, प्रथम मत देने का अधिकार दिया गया इसको। देखिए आगे देखते हैं, इसमें बोलता है इस अधिनियम से कंपनी के अधिकारों के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट से क्या किया गया, कंपनी के जो निजी अधिकार थे उसको, व्यापार जो निजी व्यापार करता था कंपनी, उसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। और उसके क्या और क्या किया गया, गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण प्रदान किया गया। क्या जो वारेन हेस्टिंग्स आया गवर्नर जनरल बन के, अब बोला गया अब आप बंगाल, क्या बोलते हैं, मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी है उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, वो आपके अंडर में रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी एक थोड़ा सा संशोधन आता है। और संशोधन में क्या किया जाता है, अमेंडमेंट आता है, उसमें बोलता है गवर्नर जनरल को अपने उत्तरदायित्व पर गवर्नर जनरल परिषद के विपरीत अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया जाता है। मतलब आप यहाँ पे देखे होंगे, एक गवर्नर जनरल हो गया और 3 जनरल परिषद हो जाते हैं। क्या बोलता है, आप लोग में जो निर्णय आएगा
सभी तो मिल के लेंगे, लेकिन बोला है कि अगर आपको गवर्नर जनरल परिषद द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है और गवर्नर जनरल अगर चाहता है कि नहीं ये निर्णय लागू ना हो या ये निर्णय लागू हो, तो क्या बोलता है आप अपने उत्तरदायित्व पर, वारेन हेस्टिंग्स क्या बनता है, तो वारेन हेस्टिंग्स कोई भी नियम लागू करता है तो अपने उत्तरदायित्व पर लागू कर देता है पूरे बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, तो वही बोलता है आपको अमेंडमेंट लाया जाता है, बोलता है यहाँ पे कि गवर्नर जनरल को अपना उत्तरदायित्व पर, गवर्नर जनरल जो परिषद के विपरीत जो निर्णय लेगा गवर्नर जनरल परिषद, उसके विपरीत अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ से चार्टर्ड एक्ट चालू होता है और प्रत्येक 20 वर्ष में बाद बनेगा, प्रत्येक 20 वर्ष में बनता है एक चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, और इसमें क्या क्या बनता है, कौन कौन सा चार्टर्ड एक्ट देखेंगे हम लोग। चार्टर्ड एक्ट 1793 देखेंगे पहला, दूसरा चार्टर्ड 1813 और तीसरा में है 1833 और चौथा में है चार्टर्ड 1853। ठीक है, उसके बाद 1858 में क्या होता है, 1857 की क्रांति होता है, तो उसके बाद तो कंपनी की सत्ता तो समाप्ति कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं चार्टर्ड एक्ट। अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे आप लोग अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए आप आरंभ करते हैं चार्टर्ड एक्ट। ये रहा चार्टर्ड एक्ट 1793। क्या है 1793 में, वो हम लोग देखेंगे। अभी बताए थे प्रत्येक 20 वर्ष में बनेगा, चार्टर्ड एक्ट बनता था, प्रत्येक 20 वर्ष में बन देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः 20 वर्ष का व्यापार का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे चार्टर्ड एक्ट आया और उसमें बोला गया अब प्रत्येक 20 वर्ष के बाद आपको हम 20 साल के अपना अधिकार करने के लिए, शासन करने के लिए देते हैं पूरे भारत क्षेत्र में। तो इन्हें 20 साल के लिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। व्यापार के माध्यम से क्या करते थे, सरकार चलाते थे। ठीक है, इस अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजस्व खाते अलग अलग कर दिए गए। क्या कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक खाते और राजस्व खाते को अलग अलग कर दिया जाता है। इस अधिनियम से कलकत्ता, मुंबई, बम्बई, मद्रास में नगर निगम की स्थापना किया गया। क्या किया गया, 1793 में पढ़ा रहे हैं, 1793 के अधिनियम से क्या किया, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक नगर निगम स्थापना करने का किया गया। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी में कहाँ बम्बई, मुंबई यहाँ लिखिए बम्बई होगा, बम्बई, कोलकाता और मद्रास में नगर निगम की स्थापना किया गया। ठीक है, और क्या बोला गया, इस अधिनियम में बोला गया कि 500 पाउंड से ऊपर का जो पद है वो भारतीयों के लिए क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, यहाँ पे बोला गया कि नहीं भारतीय जो होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें 500 पाउंड के ऊपर का पद इन्हें नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें 500 पद का ऊपर का पद नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813 यहाँ से आरम्भ होगा। 1813 में क्या क्या निर्णय लिया गया वो बताते हैं। पहला कि यहाँ होता है कि व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यदि कंपनी जो व्यापारिक अधिकार होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है और फिर 20 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार यहाँ कंपनी को दे दिया जाता है। सरकार चलाने का, शासन करने का भी यहाँ 20 वर्ष का शासन का अधिकार दिया जाता है। अब यहाँ से व्यापारिक अधिकार को समाप्त करता है, लेकिन अब यहाँ 20 वर्ष का देता है, शासन करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, क्या बोलता है, व्यापारिक अधिकार की समाप्ति। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार दिया गया। क्या बोलता है, व्यापारिक अधिकार तो कंपनी को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकता था, यानी कि चाय के व्यापार कर सकता था टी का, और चीन के साथ, चाइना के साथ व्यापार करने का इन्हें अधिकार दिया गया। दूसरा बोलता है भारतीय प्रशासन का अधिकार ब्रिटिश ताज में निहित किया गया। जो भारतीय प्रशासन का जो अब अधिकार होगा, अब क्या बोल दिया, अब ब्रिटिश ताज में महारानी के अंडर में दे दिया गया। अब महारानी के देखरेख में भारत में क्या होगा, देखरेख होगा, शासन अधिकार होगा, प्रशासन के काम के सरकार चलाया जाएगा भारत में, वो भी किसके, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश महारानी के। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी को ब्रिटिश ताज के ट्रस्टी के रूप में आगामी 20 वर्ष का शासन का अधिकार दिया गया। अभी बताए थे प्रत्येक 20 वर्ष में बनेगा, प्रत्येक 20 वर्ष में कंपनी का अधिकार बढ़ा दिया जाता है। यहाँ क्या बोला गया, अब कंपनी को जो बोला जाता है कि अब आपको हम दे रहे हैं अधिकार शासन चलाने का भारत में, लेकिन अब आपको एक ट्रस्ट के रूप में दे रहे हैं। अब हम पहले जब छूट दे रहे थे कंपनी के रूप में, अब हम आपको ट्रस्ट के रूप में देंगे। और क्या बोला, ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश महारानी जो थी, महारानी के एक ट्रस्टी के रूप में अब कंपनी को, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए भारत में दिया जाता है। और इसी क्या बोलता है, इस अधिनियम से कंपनी द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय करने के
घोषणा किया जाता है। यानी कि देखिएगा 1833 में 1813 में के अधिनियम के माध्यम से कंपनी प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए खर्च करता है। ठीक है, इस अधिनियम से ब्रिटिश मिशनरियों को भारत आने की अनुमति देता है। अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में किस एक्ट के माध्यम से मिशनरियों को आने की अनुमति देता है, तो 1813 के माध्यम से ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दिया जाता है। उसके बाद इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा था। 1813 जो अधिनियम है इसे क्या बोला जाता है, भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 में देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें प्रशासनिक एकीकरण किया जाता है, यानी कि व्यापारिक जितना था ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को, व्यापारिक अधिकार को सबको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस अधिनियम से फिर से 20 वर्ष के लिए क्या बोला जाता है, कंपनी को अधिकार ब्रिटिश ताज के ट्रस्टी के रूप में दे दिया जाता है। यहाँ बोलता है पहले ब्रिटिश ताज के ट्रस्टी के रूप में दिया गया था, अभी चार्टर्ड एक्ट देखिए 1813 में, अब फिर 1833 में आता है, उसमें फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए अधिकार करने का दे दिया जाता है। भारत में सरकार चलाने का अधिकार, अधिनियम बनाने का अधिकार दे दिया जाता है कंपनी को। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जाता है यहाँ पे, अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1833 के जो अधिनियम है उसके तहत क्या था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाते थे, अब बोला नहीं अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल के नाम से अब आपको जाना जाइएगा। पूरा भारत में तब तक अधिकार ये लोग धीरे धीरे कर लेते हैं। ठीक है, अब 1833 का अधिनियम से क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये रहे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, और गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसमें बोलता है इस अधिनियम से विधि निर्माण की शक्ति का भी एकीकरण किया जाता है। 1833 जो अधिनियम है उसके तहत बोलता है विधि निर्माण की शक्ति का भी एकीकरण किया जाता है, और विधि बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान किया जाता है। अब यहाँ से विधि बनाने जो नियम कानून बनाने की जो शक्ति होता है वो गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। प्रांतों की विधि निर्माण की शक्ति को समाप्त कर देता है। अब जो यहाँ प्रांत जो थे, देशी प्रांत जो थे, अपना जो विधि कानून बनाते थे, अब लोग को जो शक्ति था उसे समाप्त कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस अधिनियम से दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा कर दिया जाता है। किस अधिनियम से, 1833 का जो अधिनियम है इसके अधिनियम के तहत क्या बोलता है, दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा किया जाता है, और दास प्रथा भारत में 1843 में समाप्त कर दिया जाता है। तो पूछेगा भारत में दास प्रथा कब समाप्त हुआ, 1843 में। अब पूछेगा किस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा किया जाता है, तो 1833 के अधिनियम से भारत से दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा किया जाता है, और 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम से यूरोपियों को भारत में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया जाता है। 1813 का अधिनियम से ब्रिटिश लोग जो होते हैं, यूरोपीय मिशनरी लोग होते हैं, आते हैं, और 1833 का अधिनियम से बोलते हैं कि अब आप लोग यहाँ से संपत्ति भारत में इकट्ठा कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल परिषद में एक अस्थायी सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब 1833 के एक्ट में क्या बोलता है, वो पहले कितना थे सदस्य, पहले एक रेगुलेटरी एक्ट में देखेंगे एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य बने। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें क्या बोले, एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1833 में, सीधे 1833 में आइए, 1833 में आइएगा तो यहाँ क्या बोलता है, एक गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, और बोला यार यहाँ 3 सदस्य। अब बोला एक अस्थायी सदस्य, एक अस्थायी सदस्य कौन सा, विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं। और कौन विधि सदस्य होते हैं, तो लॉर्ड मैकाले यहाँ पे विधि सदस्य के रूप में नॉमिनेटेड होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो ये आपके देख लिए, ये है लॉर्ड मैकाले।
अब यहाँ से आरंभ होता है चार्टर्ड एक्ट 1853। चार्टर्ड एक्ट 1853 में हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। जो विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, उसे क्या किया गया, गवर्नर जनरल का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। अस्थायी सदस्य, पहले अस्थायी सदस्य बनाया था, अब बोला गया अब अस्थायी हो गए, आप अब परमानेंट हो गए, अब यहाँ पे अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। जब यहाँ गवर्नर जनरल का अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है लॉर्ड मैकाले को, तब यहाँ क्या होता है, गवर्नर जनरल में जो सदस्य संख्या होता है वो 4 हो जाता है। कैसे, एक गवर्नर जनरल हो गया, एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य। पहले कितना हुआ, पहले 1 + 4 हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में 1 + 3 हुआ। ठीक है, फिर क्या बोलता है यहाँ पे, चार्टर्ड एक्ट 1833 में बोलता है कितना, 1 + 3 + 1, एक अस्थायी लॉर्ड मैकाले बनता है। अब यहाँ पे जो अस्थायी रहता है इसको यहाँ पर 1 + 4 यानी कि अस्थायी कर दिया जाता है लॉर्ड मैकाले को, तब यहाँ पे सदस्य संख्या जो होता है वो 4 हो जाता है। कंपनी को संसद की इच्छा पर ब्रिटिश ताज की ट्रस्टी के रूप में भारतीय क्षेत्र पर शासन का अधिकार अब यहाँ दिया जाता है। अब बोलता है यहाँ पे क्या, पहले ब्रिटिश ताज के ट्रस्टी के रूप में दिया जाता था, अब यहाँ बोलता है अब क्या, यहाँ पे अब जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आप बोलता है ब्रिटिश संसद यानी कि संसद की इच्छा पर, अब संसद के जो संसद है ब्रिटिश संसद है उसकी इच्छा पर आप ट्रस्टी के रूप में आप काम करेगा, और उसके फिर 20 साल के लिए दे दिया जाता है, भारत में शासन करने का अधिकार दे दिया जाता है। इस अधिनियम से बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया जाता है। इस एक्ट का क्या आता है, बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया जाता है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम से कंपनी की सेवा में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता कराने ICS परीक्षा आरंभ होता है। जो सिविल सेवा परीक्षा आज लोग हम लोग देते हैं, बोलते हैं सिविल सेवा UPSC, पहले UPSC नहीं था, पहले ICS था। पहले क्या था, ICS था। तो किसके माध्यम से, 1853 के एक्ट से ICS आरंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विधि निर्माण के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों का यहाँ व्यवस्था किया गया। एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले के यहाँ नियुक्त किया गया था, अब यहाँ पे जो भी विधि निर्माण होगा उसके लिए क्या बोला गया, 6 अतिरिक्त सदस्यों के यहाँ पे नियुक्ति किया गया। कौन कौन होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक अन्य न्यायाधीश होंगे, और 4 जो सदस्य होंगे बंगाल, मुंबई, मद्रास और उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी होंगे, और चारों 6 मिल के क्या करेंगे, विधि का निर्माण करेंगे भारत में। यहाँ से स्टार्ट हम लोग बोलते हैं भारत में संवैधानिक विकास, बोलते हैं 1858 एक्ट से 1835 एक्ट में, यहाँ यानी कि वास्तविकता में देखिए तो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या कि वहाँ से पहले कंपनी का अधिकार चलता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एक्ट की कंपनी से क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इससे क्या होता है, ये आता है तो यहाँ क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सत्ता होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है। बोले क्यों समाप्त किया जाता है, क्योंकि 1757 में क्या होता है, 1857 क्या होता है, सैनिक विद्रोह होता है, सैनिक क्रांति होता है। 1857 की क्रांति से हम लोग जानते हैं वो होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है और सारा अधिकार ब्रिटिश ताज में निहित कर दिया जाता है। आइए आरंभ करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है 1858 के एक्ट से। भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ताज में निहित कर दिया जाता है। जो भारत का जो प्रशासन होता है आप कौन देखेगा, ब्रिटिश ताज में निहित कर, यानी ब्रिटिश ताज में मतलब कौन, ब्रिटिश वहाँ महारानी एलिजाबेथ के शासन चलता था, अब उसके अंतर्गत में सारा शासन चलेगा भारत में। होता है भारतीय प्रशासन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद बनाया। क्या बोलता है, अब भारत में जो शासन होगा, प्रशासन होगा, किसके देखरेख में होगा, तो उसके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल क्या करता है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद बनाता है, यानी कि भारत सचिव का एक पद बना दिया जाता है।
भारतीय प्रशासन को एक विभाग के रूप में अब यहाँ से आरंभ कर दिया जाता है। भारतीय प्रशासन को एक विभाग के रूप में संचालित आरंभ हो जाता है 1858 के एक्ट से। ठीक है। भारत सचिव के सहायता एवं सलाह के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें क्या बोलता है, जिसके सदस्यता के जो कब होता है 10 साल का भारतीय अनुभव अनिवार्य होना चाहिए। किसके लिए? 15 सदस्य के जो नियुक्त होंगे, किसमें? भारतीय परिषद जो बनेगा, इंडियन काउंसिल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत सचिव का एक पद बनाया गया और इसको सहायता के लिए 15 सदस्य की नियुक्ति किया बनाया था। क्या बनाया था? भारतीय परिषद बनाया जाता है और उसमें शामिल होने के लिए क्या होना चाहिए? 10 साल का भारतीय अनुभव यहाँ पे अनिवार्य रहता है। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, अब बोलते भारत के जो गवर्नर जनरल को क्या बोला गया? यहाँ वायसराय के एक अब यहाँ पे उपाधि दिया जाता है। वायसराय में बोला क्या? डायरेक्ट इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, यानी ताज की सीधा प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता है, वायसराय के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं वो अब वायसराय के रूप में यहाँ जाने जाते हैं, उन्हें वायसराय की उपाधि दे दिया जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय जो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ठीक है। तो आप देखिए ये हो गए आपके लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ से होता है हमारा एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसे और अच्छा से थोड़ा देखिएगा। यहाँ से विधायिका का आरंभ होता है। अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है विधायिका का आरंभ कब से हुआ, तो विधायिका का आरंभ जो हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से ही आरंभ होता है। ये देखिए 1861 से विधायिका का आरंभ। नेक्स्ट अब यहाँ गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 5 हो जाता है। अब यहाँ पहले गवर्नर जनरल संख्या 4 था, देखे थे। अब यहाँ का हुआ गवर्नर जनरल के सदस्य संख्या जो था वो कितना हो गया? 5 हो गया। एक गवर्नर जनरल और 5 सदस्य मिलकर एक गवर्नर जनरल परिषद बना। ठीक है। इस अधिनियम से भारत में विभागीय प्रणाली आरंभ हुआ। भारत में विभागीय प्रणाली कब आरंभ हुआ? 1861 से आरंभ हो गया। विधायिका का आरंभ भी 1861 से ही हुआ। ठीक है। विधि निर्माण के लिए 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य की व्यवस्था अब यहाँ किया गया। अब जो विधि निर्माण के लिए पहले वहाँ 6 सदस्य की नियुक्ति किया गया था, अब यहाँ बोला गया 12 सदस्य, अतिरिक्त 12 सदस्यों का यहाँ पे नियुक्ति किया गया। कैसे कैसे किया गया देखते हैं। देखिए ए रहा, एक सदस्य गवर्नर जनरल, 5 सदस्य गवर्नर जनरल परिषद के होंगे, 6 हो गए इधर, ही लोग अपने 6 हो गए, और 12 अतिरिक्त सदस्य। 12 में से क्या बोला? 6 जो होगा वो नॉन गवर्नमेंट होगा, गैर सरकारी होना चाहिए, और 6 सरकारी होना चाहिए। टोटल 18 में से टोटल 18 हो गए, उसमें से 6 जो होंगे गैर सरकारी बनेंगे। ठीक है। आधे का कम से कम गैर सरकारी होना अनिवार्य था, अभी बताया था 6, 12 में से 6 को आधे का। और जो इन्हें नियुक्त किया था वो गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता था। इस अधिनियम से प्रांतों को भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अब 1861 से क्या बोला गया है? पहले वारन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, अब बोला आप आपको भी अब यहाँ में हम विधि बनाने की शक्ति अब हम देंगे 1861 से। ठीक है। बम्बई और मद्रास में भारतीय विधानसभा का गठन करने का प्रावधान किया गया। 1861 से 1 से बम्बई, यहाँ मुंबई लिख दिए हैं, बम्बई और मद्रास में क्या बोला गया? विधानसभा गठित करने का प्रावधान किया गया। बम्बई मद्रास में 1861 के 1 से ही वहाँ पे क्या किया? विधानसभा गठित किया गया। अन्य प्रांतों में भारतीय विधायिका का गठित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। बाकी बोला अन्य जो प्रांत जो होगा उसमें भारतीय विधायिका का जो गठन होगा वो गवर्नर जनरल को दिया गया। उसके बाद बंगाल में जो गठन हुआ 1862 में, उत्तर प्रदेश 1864 में, और पंजाब में 1879 में क्या हुआ? विधायिका का गठन किया गया। देख लिए विधायिका का बंगाल में कब? 1862, उत्तर प्रदेश में 1864 और पंजाब में 1879 में विधायिका का गठन किया गया। नेक्स्ट मतलब प्रांतीय विधायिका के लिए 4 से 6 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था किया गया। जो प्रांतीय जो विधायिका बना उसमें से क्या बोला? 4 से 6 अतिरिक्त सदस्यों का भी व्यवस्था किया गया था। ठीक है। उसमें से क्या बोला? आधे का कम से कम गैर सरकारी होना अनिवार्य हो गया। मतलब 8 को बनेंगे, 8 में से 4 को गैर सरकारी यानी नॉन गवर्नमेंट होना अनिवार्य हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है, इस अधिनियम से प्रत्येक प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया।
1861 जो अधिनियम बना उससे क्या बोला गया, प्रत्येक राज्य में जितना प्रांत है वो सभी प्रांतों में एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट अब बनाने का एक प्रावधान किया गया। तो 1861 के अधिनियम से प्रत्येक प्रांतों में एक हाई कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कितना महीना के लिए? 6 माह के लिए। हमेशा प्रश्न पूछता है एग्जामों में कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से दिया गया, तो 1861 के अधिनियम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम से विधायिका का वाद विवाद आने की 3 वाचन की प्रक्रिया आरंभ होता है। विधायिका में जो वाद विवाद होता है, किसी अधिनियम को पेश करना है, एक्ट को, उसको प्रथम वाचन, फिर उस पर विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, खूब बहस हो, देखते हैं विधानसभा में बहस पूरा चलते रहता है संसद में, उसको बोलते हैं द्वितीय वाचन। और तृतीय जो वाचन होता है उसमें लास्ट में जो वोट देते हैं सांसद लोग और किसी अधिनियम को पारित करते हैं, वो तीसरा वाचन होता है। तो वही बोलते हैं इस अधिनियम से विधायिका का वाद विवाद आने की 3 वाचन की प्रक्रिया आरंभ होता है। यहाँ से अब यहाँ से आरंभ होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में? गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 5 से 6 हो गई। अब यहाँ गवर्नर जनरल परिषद में जो 5 सदस्य था पहले, अब इसमें क्या हो गया? 6 हो गया। पहला ही है। ये जो नोट्स हैं हम खुद का अपना नोट्स बनाए हैं, उसी से हम इसे टाइप किए हैं। गवर्नर जनरल आप 6 सदस्य होंगे तो बना क्या? गवर्नर जनरल परिषद। नेक्स्ट है, सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हो गया अब यहाँ से। ठीक है, 1892 जो एक्ट है उसके माध्यम से क्या हो गया? सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आरंभ होता है। केंद्र में विधि बनाने के लिए 10 से 16 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था कर दिया जाता है। अब यहाँ जो केंद्र में जो विधि बनेगा उससे 10 से 16 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। और आधे का उसमें से क्या बोला? गैर सरकारी होना आवश्यक है। आधे का कम से कम गैर सरकारी होना जरूरी है। और गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता। जो ये लोग के जो विधि बनाने के जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे उन लोगों को 2 साल के लिए गवर्नर जनरल द्वारा क्या मनोनीत किया जाता था। ये देखिए, 1 सदस्य गवर्नर जनरल और 6 गवर्नर जनरल परिषद के हो गए, 7 हो गए, और 16 अतिरिक्त सदस्य यहाँ बने। तो 16 में से, ठीक है, 16 में से सॉरी यहाँ 8 होगा और यहाँ पे 8, 16 में से यहाँ पे 8 जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे और यहाँ पे 8 होंगे वो सरकारी होंगे। ठीक है, टोटल हो गया यहाँ पे 29। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधायिका का विस्तार किया गया। जो प्रांतीय विधायिका का गठन किया गया उसका अब यहाँ कहा गया विस्तार किया गया। जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास अधिनियम अतिरिक्त कितना 20 सदस्य बना दिया गया। विधायिका में अतिरिक्त 20 सदस्य और हो सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए 15 सदस्य और पंजाब के लिए अधिकतम 10 सदस्य बढ़ाया गया विधायिका में। विधायिका में तो वही विधानसभा में बढ़ाया गया। जैसे झारखंड में विधानसभा है 81, उसे बढ़ा 10 और बढ़ा देंगे 91 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे पंजाब में 10 बढ़ाया गया, उत्तर प्रदेश में 15 बढ़ाया गया, बंगाल, बम्बई, मद्रास में 20 बढ़ाया गया। ठीक है, बोलता है विधायिका का शक्ति का विस्तार किया गया। विधायिका को थोड़ा सा शक्ति और दिया गया, उन लोग को विस्तारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न 6 दिनों की पूर्व नोटिस पर पूछे जा सकते थे। जो सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न थे वो 6 दिन पहले आपको नोटिस देते कि हमको इस प्रश्न पर पूछना है, तो आप पूछ सकते थे। अब पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसको कहते हैं हम लोग मार्ले मिंटू। अभी 7वां जेपीसी में इसके बारे में पूछा था, कुछ सजाने में दिया था कौन सा पहले बना था। तो ठीक है, ये देखिए, ये हो गया, ये है मिंटो और ये है मार्ले। ठीक है, ये मुच्छर देख रहे हैं, ये है आपको मिंटो और ये मार्ले है। ठीक है, जो मार्ले जो है भारत सचिव है और मिंटो जो है वायसराय है। मिंटो जी है ये वायसराय होता है और ये होता है सचिव। ठीक है, इसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 आणि मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में क्या था उसे देखते हैं हम लोग। मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय होते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल का यहाँ पर आरंभ कर दिया जाता है। क्या? पृथक निर्वाचन मंडल। क्या होता है पृथक निर्वाचन मंडल? बताते हैं। यहाँ पे मुस्लिमों के लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल दे दिया जाता है कि मुस्लिम लोग अब अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। ठीक है, इसी पर आगे विवाद चलता है और आरक्षण आता है 1932 में। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर अब यहाँ पर 7 कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल हो गया, एक गवर्नर जनरल और सदस्य संख्या कितना हो गया? 7। कब होता है? केंद्र में विधि निर्माण के लिए 60 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था किया गया। अब जो केंद्र में विधि बनेगा, कानून बनेगा, उसके निर्माण के लिए अब यहाँ 60 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था किया गया। ठीक है, कैसे कैसे किया गया 60 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था वो देखिए, पूरी यह डिटेल दिए हैं हम। 7 मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर होंगे जो कि कौन से होंगे? मिलिट्री मेंबर होंगे। उसमें 60 अतिरिक्त सदस्य होंगे। 60 अतिरिक्त सदस्य में से कैसे कैसे इनको बांटेंगे? ठीक है, टोटल यहाँ जोड़ेंगे कितना होंगे? 69 हो गए। 69 में से 37 जो होंगे वो गवर्नमेंट होंगे। उसके बाद 32 बच्चे, 32 में क्या करेंगे? नॉन गवर्नमेंट होंगे 32। ठीक है, उसमें से 5 जो होंगे वो नॉमिनेटेड हो जाएंगे 32 में से, गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेटेड किया जाएगा। और 27 जो होंगे इन्हें इलेक्टेड किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा चुनाव के माध्यम से। वो कैसे कैसे चुनाव होगा, कौन कौन बनेंगे इसके में? 6 सदस्य जो होंगे वो मुस्लिम होंगे और 6 सदस्य जो लैंड होल्डर होंगे, जमींदार होंगे, और 2 सदस्य जो होंगे चैम्बर्स कमीशन होंगे। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होंगे, और 13 सदस्य जो होंगे वो जनरल लोग होंगे। यहाँ बताएं, गवर्नर जनरल परिषद में एक भारतीय को होना अनिवार्य कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल जो बना उसमें क्या बोलता है? अब इस एक्ट से गवर्नर जनरल परिषद में एक भारतीय को होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के अधिनियम से बोला गया कि अब इसमें से एक गवर्नर जनरल परिषद में से एक भारतीय का होना अनिवार्य है। तो भारत गवर्नर जनरल परिषद में प्रथम भारतीय कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। 1907 में ही पोर्टफोलियो लॉ मेंबर के रूप में इन्हें गवर्नर जनरल परिषद में शामिल किया गया। तो पूछेगा प्रथम भारतीय जिन्हें गवर्नर जनरल परिषद में शामिल किया गया तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1907 में पोर्टफोलियो लॉ मेंबर के रूप में गवर्नर जनरल परिषद में शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है प्रांतीय विधायिका का विस्तार। इसमें भी क्या कर दिया जाता है? 1909 अधिनियम पढ़ रहे हैं, इस अधिनियम से भी क्या बोलता है? प्रांतीय विधायिका का विस्तार किया जाता है। बंगाल, मुंबई, मद्रास, यानी बंगाल, बम्बई और मद्रास, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। अब यहाँ बोलेगा पंजाब, बर्मा, असम के लिए अधिकतम 30 सदस्य बढ़ाया गया। ठीक है, इस अधिनियम से भारतीय परिषद की संख्या 15 की गई तथा कम से कम 2 भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल करना अनिवार्य किया गया। पहले भारतीय परिषद जो बना था उसमें क्या बोला गया? अब इसमें 2 भारतीय सदस्य रहेंगे। तो पहला कौन कौन थे? केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, पूछ देगा, हमेशा पूछता है परीक्षा में इसके बारे में। इस अधिनियम से भारतीय परिषद की संख्या कितना? 15 किया गया तथा कम से कम 2 भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल करना अनिवार्य किया गया। तो भारतीय परिषद में प्रथम शामिल होने वाले जो सदस्य थे वो कौन थे? केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ठीक है, इस अधिनियम से निर्वाचन प्रणाली आरंभ किया गया। क्या किया गया? 1909 का एक्ट है, 1909 के एक्ट से निर्वाचन प्रणाली आरंभ कर दिया जाता है। और इसमें क्या बोलता है? जो निर्वाचन, जो वोट देने का अधिकार आरंभ किया जाता है वो वोट कौन लोग देते हैं? यहाँ पे संपत्ति के आधार पर होता है। किस पर अधिकार? संपत्ति के अधिकार पर। जिसके पास अधिक संपत्ति होता है, 10,000 से अधिक जो कमाते हैं वही लोग वोट दे सकते थे। मत देने का अधिकार जो होता है संपत्ति पर होता है। प्रति वर्ष 10,000 कमाने वाला ही मत दे सकते थे। ठीक है, मत देने का अधिकार मात्र 1% लोगों के पास था। भारत में कितना लोग धनी थे? जमींदार लोग के पास ही थे।
जमींदार लोग ही थे, तो ये जमींदार लोग ही मत देते थे, वोट देते थे। ये निर्वाचन प्रणाली यहाँ से आरंभ होता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, और इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। आइए देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसे बोलते हैं 1919। तो देखते हैं मॉन्टेग्यू कौन था। मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वो वाइसराय था। ठीक है, अब देखते हैं इस अधिनियम में क्या हुआ। 1919 का अधिनियम में क्या क्या हुआ। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ किया गया, जैसे हम लोग अभी कैसे राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह वहाँ राज्यसभा लोकसभा आरंभ किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ हो गया और प्रांतों में भी द्वैध शासन हो गया। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, जो पृथक निर्वाचन मंडल आया था उसका इसमें क्या किया गया, विस्तार किया गया था। और देखते हैं प्रमुख प्रावधान क्या क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर 8 कर दिया गया, जिसमें से बोला 3 भारतीयों को अनिवार्य कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल में 1 भारतीय सदस्य होता था, आप बोला नहीं, अब इसमें से कम 3 भारतीय सदस्य होना है, तो 3 कर दिया गया। ये रहा गवर्नर जनरल, 8 सदस्य में 3 भारतीय होंगे अब। ठीक है, तो गवर्नर जनरल परिषद बन गया। ठीक है, पहले 7 था तो 8 बढ़ गया, उसमें से 8 में से क्या बोला गया, 3 भारतीय होंगे, यानी कि 5 अंग्रेज होंगे और 3 भारतीय होंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया। केंद्र में क्या बोला गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया। कैसे, लोकसभा राज्यसभा कैसे स्थापित किया गया, देखते हैं। आइए देखें, ये रहा केंद्रीय विधानसभा, नहीं सेंट्रल लेजिस्लेटिव और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद। क्या बोला गया, कुल सदस्य संख्या जो होगा केंद्रीय विधानसभा ने की लोकसभा, अभी जो लोकसभा वो मानिए लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया। तो 145 इसमें सीट था केंद्रीय विधानसभा में, और राज्य परिषद में टोटल सीट था वो 60 था। निर्वाचित उसमें से 104, अब मनोनीत 14 थे केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो 3 साल था। और जबकि विधान परिषद राज्य परिषद में काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्य संख्या कितना था, 60 था, उसमें से 36 जो था वो निर्वाचित थे और 34 जो थे मनोनीत थे। इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल था। ठीक है, यहाँ से द्वैध शासन आरंभ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या आता है, भारत परिषद जो बनाया गया था, 15 सदस्य थे भारत परिषद में, उसको क्या किया गया, इसका सदस्य संख्या को घटाकर 12 कर दिया गया। ठीक है, अब बोला गया इसमें 12 कर दिया तो ठीक है, अब इसका कहा इसमें 3 को भारतीय भी होना चाहिए, इसमें से 3 भारतीयों को होना अनिवार्य कर दिया गया। पहले 2 थे, अब बोला गया कि नहीं, अब 3 भारतीय इसमें होंगे। ठीक है, इस अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त, अरे हम लोग भारतीय उच्चायुक्त बनाते हैं पद, वो इंडियन हाई कमिश्नर का पद बनाया गया, जो क्या करता था, गवर्नर जनरल और भारतीय परिषद के मध्यस्थता का काम करता था। मध्यस्थता का दोनों के मध्य जोड़ने का काम करता था, इधर के बाद उधर करने का मध्यस्थता के काम। अभी क्या इंडियन हाई कमिश्नर वही करते हैं, प्रत्येक देशों में होता है इंडियन हाई कमिश्नर स्थापित किया जाता है। इंडियन हाई कमिश्नर मतलब क्या, इंडियन हाई कमिश्नर और भारतीय राजदूत 2 चीज़ होते हैं, उच्चायुक्त और राजदूत, जिसको ब्रिटेन लोग, जिस देश में ब्रिटेन लोग गुलाम बनाया है, जिस देश में ब्रिटेन अंग्रेज लोग जिस देश को गुलाम बनाए हैं, वहाँ पर राज किए हैं, शासन के, वहाँ पे भारतीय उच्चायुक्त का पद होगा। और जिस देश को ब्रिटेन लोग गुलाम नहीं बना पाया, वहाँ राजदूत नियुक्त होता है। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन तो आरंभ हो गया, बताए थे प्रांतों में भी अब यहाँ से द्वैध शासन आरंभ हो गया। इस अधिनियम से विधायी शक्तियों को केंद्रीय एवं प्रांतीय सूची में विभाजित कर दिया गया। जो विधायी शक्ति था, अधिनियम था, उसको क्या बोला, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में बांट दिया। कैसे बोलते हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसी तरह यहाँ पे बांट दिया गया। प्रांतीय सूची को पुनः आरक्षित एवं हस्तांतरित वर्गों में विभाजित कर दिया गया। जो क्या प्रांतीय जो सूची था उसको क्या बोला गया, आरक्षित और हस्तांतरित वर्गों में विभाजित कर दिया गया। कैसे करते हैं आज दिखाते हैं आपको नक्शे के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। ये रहा, ये गवर्नर हो गए। ठीक है, रिजर्वेशन और ट्रांसफर बांटे, बोले जो रिजर्व आरक्षक जो विषय हो गया वो किसके सहायता से,
कमीशन के माध्यम से, आयोग के माध्यम से शासन करेगा गवर्नर जनरल। ठीक है। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है इसको किसके सहायता से, तो इंडियन मिनिस्टर के सहायता से इस पर शासन करेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक विलियम कार्टियंस थे। प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ उसका जनक कौन थे, वो विलियम कार्टियंस थे। ठीक है। इस अधिनियम से मत देने का अधिकार दिया गया, कितना लोगों को था, मात्र 3% का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले 1909 के एक्ट से, 1909 के एक्ट से कितना 1% को प्राप्त हुआ। अब 1919 के एक्ट से, 1919 के एक्ट से 3% लोगों को मात्र अधिकार प्राप्त हुआ, क्या, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। मत देने का अधिकार संपत्ति पर था, मत देने का जो अधिकार था वो संपत्ति पर था। ठीक है। द्वैत शासन बंगाल में 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चालू हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर दिया गया था। और भारत में पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता साम्राज्य बंगाल में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। अब बोला है प्रांतों में 1919 के अधिनियम से 1920 से 1937 तक क्या चला, द्वैत शासन चला। इस अधिनियम से पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। पहले निर्वाचन मंडल जो बना था उसमें किसको दिया गया था, मुस्लिमों को दिया गया था और सिखों को दिया गया था, मुस्लिमों को दिया गया था। अब यहाँ बोला गया पृथक निर्वाचन मंडल में सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपियनों को, जो यूरोपीय लोग थे उन लोग को भी पृथक निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मांग करते पृथक निर्वाचन मंडल का, और 1932 में पुनः समझौता होता है इसी को लेकर। ठीक है। क्योंकि गांधी जी को माना था कि दलित जो हैं वो हिंदू ही हैं, अगर ये कट जाएंगे तो फिर बचेंगे कहाँ हिंदू, तो इसी के खामियाजा में आरक्षण आया था। अब यहाँ से आरंभ होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि भारत में संवैधानिक विकास की कड़ी भी है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट। अब इसमें ये तो बहुत बड़ा एक्ट है, अब इसको देखते हैं। और इस एक्ट का बहुत सारा भाग अभी जो भारतीय संविधान है उसमें भी शामिल किया गया 1935 का एक्ट को। ठीक है। प्रत्येक परीक्षा में इसमें तो एक प्रश्न तो रहना ही रहना है। मार्ले मिंटो हो गया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया, अब भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट हो गया। इसमें तो एक प्रश्न तो रहना ही रहना है, हर परीक्षा में इसमें प्रश्न तो रहता ही है। इस अधिनियम क्या बोलता है, यह अधिनियम जो है सबसे बड़ा और व्यापक अधिनियम था। 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का अधिनियम वो सबसे बड़ा था और व्यापक था। ठीक है। इसमें 25 भाग, 15 अनुसूची और 451 अनुच्छेद था। ठीक है। जो 1935 के एक्ट में कितना, 25 भाग, 15 अनुसूची और 451 अनुच्छेद थे। 1928 में सामन कमीशन का रिपोर्ट आ जाता है। ठीक है। सामन कमीशन भारत में रिपोर्ट आता है, क्यों आता है, भारत में राजनीतिक स्थिति को देखने के लिए आता है कि क्या राजनीतिक प्रगति कैसा है भारत में, उसको देखने के लिए आता है और रिपोर्ट अपना देता है। कब, 1928 में रिपोर्ट आता है। ठीक है। और इस रिपोर्ट के आधार पर 1930, 31, 32 में 3 क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन आरंभ होते हैं। ठीक है। पूछेगा किस रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद 3 गोलमेज सम्मेलन आरंभ होता है। गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं इसको। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा श्वेत पत्र के रूप में जारी किया गया। जो गोलमेज सम्मेलन है इसका जो किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। अब इसका 1935 का जो एक्ट है उसका क्या विशेषता है वो देखते हैं हम लोग। केंद्र में द्वैत शासन, अब केंद्र में ये द्वैत शासन लागू करना चाहते हैं लेकिन लागू तो हो नहीं पाता है, तो क्या होता है आगे देखते हैं। ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों का मिलकर एक संघ का निर्माण करने का लक्ष्य रखा जाता है। ठीक है। कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था आरंभ किया जाता है। राज्यों में पूर्व उत्तरदायी सरकार की भी व्यवस्था किया जाता है। प्रावधान क्या था, केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव क्या था, देखते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसमें भी था 1935 का एक जो केंद्रीय व्यवस्थापिका बना था उसमें क्या था, द्वैत शासन था। तो द्वैत शासन में क्या क्या था,
फेडरल लेजिस्लेटिव बोलते हैं इसको, संघीय विधानसभा। पहले वहाँ था केंद्रीय विधानसभा था 1919 के एक्ट में, अब यहाँ बनता है संघीय विषय, संघीय विधानसभा और संघीय परिषद यानी फेडरल काउंसिल। ठीक है, जो 1950 से क्या बनता है, संघ बन जाता है। ठीक है, इसमें कितना सदस्य होते हैं, संघीय विधानसभा में 375 सदस्य होते हैं टोटल, उसमें से ब्रिटिश प्रांतों के 250 होते हैं, देसी रियासतों के कितना होते हैं 125, अवधि इनका 5 साल का होता है। संघीय परिषद में, फेडरल काउंसिल में 260 होते सदस्य, उसमें से 156 जो होते हैं क्या होते हैं ब्रिटिश प्रांतों के, और 104 जो होते हैं वो देसी रियासतों के होते हैं। और जो संघीय परिषद होता है वो अस्थायी होता है, अस्थायी सदन होता है। और जो इनका कार्यकाल होता है, इन सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है, यानी कि एक सदस्य 9 साल तक अपना कार्यकाल के लिए चुना जाता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य क्या करते थे, प्रत्येक तृतीय वर्ष में, प्रत्येक 3 साल में 1/3 सदस्य, प्रत्येक 3 साल में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते थे, रिटायर होते थे। ठीक है, जैसे बोलता है संघ में ब्रिटिश प्रांतों को शामिल करना अनिवार्य था, और कितना ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक था, क्या संघ में शामिल भी हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। उसमें कितना थे देसी रियासत, 562 देसी रियासत थे, राजा रजवाड़े थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संघ के उदय के लिए आवश्यक था कि कम से कम आधी जनसंख्या वाले देशी रियासत संघ में शामिल हो। लेकिन क्या हुआ, यह शर्त पूरा ना हो सका था, संघ का उदय नहीं हुआ। यानी क्या हुआ, जो देशी राजा रजवाड़े लोग थे वो लोग संघ में शामिल होने से इनकार कर दिए, और संघ का निर्माण यहाँ पर नहीं हो सका। क्या हो सका, संघ का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, द्वैध शासन जो यहाँ था लागू होने वाला था वो नहीं हो पाया। इस अधिनियम से भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो 1935 के एक्ट बना, 1935 के एक्ट से जो भारतीय परिषद बना था, जिसमें 3 भारतीयों को भी शामिल करना था 1919 के एक्ट से, उसमें क्या बोला गया, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तब भारत सचिव के लिए सलाहकार की नियुक्ति कर दिया गया। अब बोला गया कि अब जो भारत सचिव था उसके लिए अब यहाँ सलाहकार की नियुक्ति किया गया। ठीक है, और क्या क्या किया गया 1935 के एक्ट से, 1935 एक्ट में बहुत कुछ किया गया था। क्या क्या किया था, बर्मा को, जैसे म्यांमार हम लोग बोलते हैं, म्यांमार को अलग कर दिया गया था 1 अप्रैल 1936 में अलग किया गया। इस अधिनियम से बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत में विभाजित कर दिया गया। क्या बोलता है, 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक में थे, और झारखंड भी मान लीजिए इसी में एक में था। 1912 में अलग किया दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम से सिंध को बंबई से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। कब, 1 अप्रैल 1936 में। क्या बोलता है, सिंध को भी अलग किया गया, बर्मा को भी अलग किया गया, उड़ीसा को भी बिहार से अलग किया गया, और सिंध को बंबई से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। कब, 1 अप्रैल 1936 में ही। इस अधिनियम से दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना किया गया 1937 में। फेडरल कोर्ट, जैसे आज हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो फेडरल कोर्ट को, उस टाइम फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है, वो कब बना था फेडरल कोर्ट, 1937 में, जो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में बदल गया। जो फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया था 1935 के एक्ट से 1937 में, वो 26 जनवरी 1950 से क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट के रूप में, उच्चतम न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इस अधिनियम से संघीय लोक सेवा आयोग गठित किया गया। यानी संघीय लोक सेवा, जैसे आज हम लोग संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, पहले था संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग था, जो 26 जनवरी 1950 से क्या बन गया, संघ लोक सेवा आयोग बन गया, यूनियन पब्लिक सर्विस बन गया, पहले फेडरल था। ठीक है, और क्या किया गया, इस अधिनियम से 1936 में ही एक शीर्ष बैंक का स्थापना किया गया। ठीक है, जो आरबीआई के रूप में 1949 में बदल गया। 1936 में एक शीर्ष बैंक का स्थापना किया गया था,
जो आरबीआई के रूप में 1949 में बदल गया, यानी कि आरबीआई के रूप में बदल गया 1949 में। इस अधिनियम से प्रांतीय गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब यहाँ क्या बोला, यहाँ जहाँ प्रांतीय जो गवर्नर थे, गवर्नर जो प्रांत में थे, उन लोग को अभी अब यहाँ पे क्या किया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कितना दिन के लिए, 6 माह के लिए वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। अभी भी प्रत्येक राज्यों में है, गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है जब सत्र नहीं चलता रहता है। केंद्र में भी है, जब सत्र नहीं चलता रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, किसी विषय पर कानून बना दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रांतीय गवर्नर को प्रांत में गवर्नर रूल लगाने का अधिकार दिया गया। जिससे अभी हम लोग राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, ठीक है। 355(1) के तहत राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, और 356 के धारा के तहत, एक्ट के तहत, अनुच्छेद के तहत केंद्र में, राज्य में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो वही बोलता है प्रांतीय गवर्नर को प्रांत में गवर्नर रूल लागू करने का अधिकार दिया गया। क्योंकि सारा अधिकतर एक्ट जो है 1935 के एक्ट पर ही निर्भर है, तो बहुत कुछ मिल जाता है इससे। इस अधिनियम से 1937 में चुनाव हुआ, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस और 3 प्रांतों में मिलीजुली तथा 2 प्रांत में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। 1935 का अधिनियम था, उससे चुनाव हुआ था, उसमें से 6 प्रांत में कांग्रेस जीता और 3 प्रांत में कांग्रेस ने मिलीजुली कोलिजियम सरकार बना लिया, ठीक है, गठबंधन सरकार, और 2 प्रांत में कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बना। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग का सरकार नहीं बनना, इसलिए मुस्लिम लीग यहाँ से ज़्यादा खलबला जाता है, ठीक है, और एकदम आग बबूला हो जाता है कि अरे हम लोग तो आपको गए हैं, हम लोग का कहीं भी नहीं जीत पाए, अब हम लोग क्यों पाए हैं, भारत के बांटो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कहाँ कांग्रेस का सरकार बना। देखें, बम्बई में सरकार बना, कांग्रेस का मुख्यमंत्री थे बीजी खेर, कांग्रेस पार्टी का ही था। मद्रास में श्री राजगोपालचारी, कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत, कांग्रेस। बिहार में श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेस। उड़ीसा में हरिकृष्ण मेहता, कांग्रेस। उसके बाद मध्य प्रांत में, जिसे आज हम लोग एमपी बोलते हैं, मध्य प्रदेश बोलते हैं, एनबी खेरा, वो भी कांग्रेस। लगातार 6 प्रांत में कांग्रेस का सरकार बनता है, बड़ा बड़ा प्रांत में कांग्रेस का ही सरकार बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ कोलिजियम सरकार बना, उसके बाद कोलिजियम सरकार बनता है आपका असम, गोपीनाथ बारदोली वहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं असम के, जो कि कांग्रेस का गठबंधन सरकार था। पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये भी कोलिजियम सरकार था, ठीक है। सिंध में अल्लाह बख्श बनते हैं मुख्यमंत्री, ये भी कोलिजियम सरकार था। इन तीनों में जो यहाँ भी मुस्लिम बहुल राज्य था, कौन कौन था, पश्चिमोत्तर प्रांत, असम और सिंध, जो सब क्या था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यहाँ भी मुस्लिम लीग का एक भी सीट प्राप्त नहीं होता है, सरकार नहीं बनता है, तो मुस्लिम लीग जो होता है आज भी खलबली मच जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद बनता है बंगाल और पंजाब। बंगाल भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, लेकिन बंगाल में भी क्या होता है, मुस्लिम लीग का सरकार नहीं बनता है। वहाँ फजलुल हक का एक पार्टी होता है, कृषक प्रजा पार्टी, उसका सरकार बनता है। और पंजाब में सिकंदर हयात खां का सरकार बनता है, वो यूनियनिस्ट पार्टी के होते हैं, ठीक है। जब कहीं भी नहीं बनता है मुस्लिम लीग का, तो वो लोग के पास एक ही चीज़ होता है, दंगा भड़काओ और भारत के बांटो, यहाँ से दंगा उंगा आरंभ होता है, ठीक है। इस अधिनियम से मात्र 14% लोगों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार था। अब बोला भारत में पहले कितना प्रतिशत, पहले 1%, 1909 के अधिनियम से 1%, 1919 के अधिनियम से 3% प्राप्त हुआ। अब 1935 का जो अधिनियम है उसके माध्यम से कितना, 14% लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। संघीय विषय को आरक्षित एवं हस्तांतरित वर्गों में विभाजित कर दिया गया। जो संघीय जो विषय था उसे आरक्षित और हस्तांतरण, ट्रांसफरर यानी रिजर्व वर्गों में का क्या बांट दिया गया। उसमें बोला गया जो आरक्षित विषयों को जो प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा गवर्नर जनरल परिषद की सहायता से चलाएंगे। जो आरक्षित जो सब्जेक्ट है उसको जो रिजर्व कर दिया गया है, वहाँ जो सरकार चलेगा गवर्नर जनरल द्वारा गवर्नर जनरल परिषद की सहायता से चलेगा। और जो ट्रांसफरर सब विषय है उसको क्या बोला गया, उसको हस्तांतरित विषय को
10 भारतीय मंत्रियों की सहायता से चलाया जाएगा सरकार। तो देखिए ये हो गया। ये गवर्नर होंगे, ठीक है, ये गवर्नर हो गया आपका। और ये यूनियन लिस्ट था। आपको रिजर्व विषय और यहाँ ट्रांसफर विषय दो भागों में बांटा गया। क्या बोला, जो रिजर्व विषय है वो गवर्नर जनरल विथ हेल्प, गवर्नर जनरल की सहायता से सरकार चलेगा, इसमें 32 सब्जेक्ट था। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था, हस्तांतरण सब्जेक्ट था, उसमें 27 सब्जेक्ट था। उसमें बोला कि गवर्नर जनरल नहीं चलाएगा, लेकिन किसके माध्यम से चलाएगा, 10 इंडियन मिनिस्टर के माध्यम से ट्रांसफर सब्जेक्ट पर सरकार चलाया जाएगा। यहाँ पे लिखे हैं गवर्नर जनरल द हेल्प ऑफ द 10 मिनिस्टर, इंडियन मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के माध्यम से विधायी विषयों को 3 सूची में बांटा गया। जो विधायी विषय था उसको कहा गया 3 सूची में बांट दिया गया। अभी भी है बांटा हुआ। यूनियन लिस्ट अभी भी है, प्रोविंशियल लिस्ट अभी भी है, कंकरेंट लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 में बांटा गया। तो केंद्रीय सूची में 59 सब्जेक्ट था और राज्य सूची में 64 सब्जेक्ट और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट था। केंद्र एवं राज्य दोनों विधि बना सकते थे। 1935 का जो एक था उसमें क्या बोला गया, केंद्र और राज्य दोनों विधि बना, का अभी भी है समवर्ती सूची पर, कंकरेंट लिस्ट पर केंद्र राज्य दोनों विधि बनाते हैं। उस टाइम भी बना सकते थे, अभी बना दें। क्यों, 1935 के एक्ट थी, अधिकतर 1935 एक्ट थी, अभी संविधान में लागू किया गया है, तो वही था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसे भी देखिए लेते हैं। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया तथा 15 अगस्त 1947 में लागू हो गया, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए ये हो गया, आपको फोटो देख लिए दे रहे होंगे आप लोग। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, नेहरू जी हैं और ये अली जिन्ना है, ठीक है, माउंटबेटन है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया देखते हैं। 15 अगस्त के 0 आवर्स में, 15 अगस्त को 12 बजे रात में एकदम जीरो 12 बजा था जिस टाइम, उस टाइम भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट के रूप में उदय हुआ। डोमिनियन स्टेट मतलब आप तो अलग अलग हो गए प्रांत के रूप में, मतलब आपका संविधान लागू नहीं, अभी हमारा ही संविधान लागू होगा, ठीक है। 1935 के संविधान यहाँ अभी उस टाइम चल रहा था, इसलिए डोमिनियन था, क्योंकि जब तक आपका संविधान नहीं लागू बन जाएगा तब तक आप डोमिनियन स्टेट के रूप में ही रहिएगा, ठीक है। तब बोलिएगा कि नहीं पाकिस्तान तो यहाँ पे 14 तारीख को ही मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस, तो पाकिस्तान का जो समय है वो कितना 30 मिनट पीछे है। तो यहाँ भारत में जब 12 बज रहा था तो पाकिस्तान में कितना बज रहा था, 11:30 बज रहा था। तो वो लोग सोचा कि हमारा तो 14 अगस्त को आज़ाद हो गए हैं हम, तो 14 अगस्त को लोग मनाता है। भारतीय क्षेत्रों से संप्रभुता क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जो ब्रिटिशों का जो संप्रभुता था वो समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से भारतीय आरंभ होते हैं। देशी रियासत भारत पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे। यहीं से एकदम उत्पन्न हुआ था जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा। देशी रियासत जो थे भारत पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे। दोनों राज्यों में कानून या संविधान के निर्माण तक 1935 का एक्ट ही लागू रहेगा, क्योंकि क्या बोले, जब तक आपका संविधान निर्माण नहीं होगा तब तक 1935 एक्ट लागू कीजिए रहेगा और डोमिनियन स्टेट के रूप में रहिएगा, ठीक है। 1935 का एक्ट लागू करने का घोषणा किया गया। 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक, क्या बोल रहे हैं, 15 अगस्त 1947 से जिस दिन आज़ाद हुआ भारत, उस दिन से लेकर 25 जनवरी 1950 तक 1935 का एक्ट ही लागू रहा भारत में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से क्या होता है, भारत में संविधान लागू हो जाता है।
अतः भारत एक डोमिनियन स्टेट के रूप में था, उस टाइम भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में था जब तक 1935 से एक्ट लागू था तब तक। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या हुआ, परिवर्तित हो जाता है। संप्रभु मतलब किसी का भी मेरे पर ऊपर कोई शक्ति नहीं, हम स्वतंत्र है, हम अलग है, हमारे पर किसी को कोई शक्ति नहीं। लोकतांत्रिक मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार। गणराज्य मतलब राष्ट्रपति भी यहाँ पद हो गया। देखिए यही है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इन एक्ट प्रोविंस द सेटिंग ऑफ द इंडियन ऑफ द टू इंडिपेंडेंस डोमिनियन स्टेट के रूप में हुआ था। यहाँ पर सब देख रहे होंगे। संविधान का अब यहाँ पे निर्माण होता है और संविधान का भी निर्माण हम लोग देखेंगे भी थोड़ा सा। आइए अब हम लोग देखते हैं संविधान का निर्माण, भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था कि संविधान होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए 1922 में गांधी जी द्वारा यह मांग की गई थी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधानसभा में विधानसभा की मांग किया गया था। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की विस्तृत चर्चा किया गया था। ये सब टॉपिक है, थोड़ा देख लीजिएगा, मेन टॉपिक है कब कब क्या हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन को स्वीकृत कर लिया गया था। ट्रिप्स प्रस्ताव ने इसे दोहराया गया, लेकिन यह दोनों प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान निर्माण प्रक्रिया का हुआ आरंभ हो गया। उसके बाद भारत में संविधान प्रक्रिया का निर्माण आरंभ हो गया। कैसे कैसे आरंभ हुआ देखते हैं। संविधान सभा निर्धारण हुआ था कैसे। ब्रिटिश प्रांतों के कितना सदस्य थे, 292 थे ब्रिटिश प्रांतों के। देशी रियासतों के सदस्य जो थे 93 थे और ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों के जो 4 सदस्य थे। टोटल कुल सदस्य जो थे वो 389 सदस्य थे संविधान सभा के निर्माण करने के लिए, ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। जो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जाते थे। जो राष्ट्र प्रमुख जो थे उसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से एकल संक्रमणीय अनुपातिक आधार पर किया जाता था। अप्रत्यक्ष माध्यम से अभी जो हम लोग होता है क्या, विधायक सांसद जो चुनते हैं वो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष माध्यम से। जो जनता द्वारा चुना था वो प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष माध्यम से मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो चुने जाते हैं वो उन्हें कहते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव में कैसे हुआ वो देखते हैं हम लोग। कांग्रेस के 213 सीट में से 208 सीट मिला चुनाव में। मुस्लिम लीग को 79 सीट में 73 मिला। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के वेस्टमिंस्टर हॉल में आरंभ हुआ, जिसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद को क्या बोला गया, अस्थायी संविधान सभा का बनाया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से संविधान निर्माण की क्या गया आरंभ किया गया। तो पूछेगा हमेशा परीक्षा में होता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उसके माध्यम से संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होता है। यह प्रस्ताव 22 दिसंबर को पारित किया गया, जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। तो क्या है प्रस्तावना, देख लेते, प्रस्तावना भी देख लेते हैं। आइए आपका भारत का संविधान उद्देश्य का क्या है देख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को स्वीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। ये आपका उद्देशिका हो गया। ठीक है, इसमें से आप देख रहे होंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य विषय जो था वो 42वां संविधान से जोड़ा गया था, संविधान संशोधन करके। ठीक है, हमेशा परीक्षा पूछता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष सब जो कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था संविधान में। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण समितियों के माध्यम से किया गया तथा संविधान सभा द्वारा 10 प्रक्रियागत समिति तथा 17 विषयगत समिति का निर्माण किया गया। कौन कौन समिति था? प्रमुख समिति देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू ही थे। राज्य संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी और प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। यही प्रारूप समिति क्या करते हैं? संविधान सभा का निर्माण करते हैं। तो प्रारूप समिति देख लेते हैं। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो होते हैं बी.एन. राव यानी विश्वास नारायण राव नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो हमेशा पूछता है कि संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। हमेशा परीक्षा में पूछता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। सदस्य कौन कौन थे? सदस्य भी देख लेते हैं। देखिए ये सदस्य अलादी कृष्ण अय्यर, गोपाल कृष्ण अय्यर, के.एम. मुंशी, साधुल्ला, बी.एल. मित्रा। बी.एल. मित्रा पाकिस्तान चले जाते हैं तो उनके जगह पर आते हैं, बदले में माधवराव आते हैं। उसके बाद होते हैं डी.पी. खोतान। डी.पी. खोतान का इनका निधन हो जाता है तो इनके बदले में आते हैं टी.टी. कृष्णराचारी आते हैं। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं ये लोग। ठीक है, देख लीजिए यही प्रारूप समिति के सदस्य लोग हैं, इन्हीं के माध्यम से बना था। संविधान निर्माता ही लोग हैं, देख रहे हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। और हाँ, घंटी जरूर दबा दीजिएगा। जय झारखंड।